और इस उम्र में भी जो है जिस तरीके से आप जो बहुजन राजनीति है, समाजवादी राजनीति है, सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, उसको लेकर लगातार हर साल यहाँ पर आयोजन करते हैं। और आपके साथी गुलशन जी और का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस महामानव के बारे में यहाँ पर बातचीत होती है। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर। राम कुमार जी हम वरिष्ठ नेता हैं, दिनेश मास्टर साहब हैं, महेंद्र जी हैं, नंदलाल जी हैं, वीरेंद्र यादव किसान नेता जी हैं, तमाम दूर दराज से लोग आए हैं। सबको आज की इस अवसर पर क्रांतिकारी सलाम। आज जब हम लोग ललई सिंह पेरियार जी पे बात कर रहे हैं और इस दौर में निश्चित तौर पर जिन्होंने अंधविश्वास को, पाखंड को, रूढ़िवाद के खिलाफ और खास तौर पर जो भारत में जब उसकी बात होती है तो वो साफ तौर पर है कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके खिलाफ जो पूरी लड़ाई चल रही थी, ललई सिंह पेरियार, उसमें रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू कुशवाहा, आखिर में जो पूरा दौर चल रहा था, उस दौर में बाबा साहब ने जब इस संविधान में बहुत सारी बातें रखी तो हम लोग आज इस सब बातें कर रहे हैं। और उसमें मुझे लगता है कि दो महापुरुषों के बारे में, उनकी महानता के बारे में जरूर हमको बात करना चाहिए, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। और उनकी जो तमाम बातें थी, जो उनका तमाम मिशन था, उसको साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया। और जब हम आज बात कर रहे हैं, आज कहीं पर भी सामाजिक न्याय की जब बात होती है तो आरक्षण का सवाल एक बड़ा सवाल आता है। और ये जो साल है साहू जी महाराज का 150वां जयंती वर्ष है। इस पूरे देश में 150वां जयंती वर्ष साहू जी महाराज का मनाया जा रहा है। पिछली साल कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी वर्ष मनाया गया था। और इस दौर में साहू जी महाराज को, पेरियार ललई सिंह को इस बात के लिए भी याद करने की जरूरत है कि जो 1902 में 50% रिजर्वेशन दिया गया, आजाद भारत में भी आज 50% रिजर्वेशन के ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं। और उसमें भी ईडब्ल्यूएस ला दिया गया और सवर्णों को रिजर्वेशन दिया गया। तो मामला इस बात का है कि जो ये सवाल है, मुझसे पहले राम कुमार जी ने पूरा मंडल कमीशन को लेकर एक गंभीर चर्चा किया, संजीव जी की चर्चा किया। और वही पूरा जो दौर चल रहा है, जब आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों बोला वर्गीकरण का सवाल और क्रीमी लेयर का सवाल, मैं कुछ इन्हीं चंद बातों पे मैं बात करूंगा। जो है कि भारत में जो सामाजिक न्याय है, जब भारत में सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, अगर दुनिया में सामाजिक न्याय की जब बात होती है तो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में तमाम जो लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बात को लेकर मनाया जाता है कि उस दिन 1902 में साहू जी महाराज ने आरक्षण को लागू किया था। दुनिया में जो सामाजिक न्याय की बात होती है तो इस बात पे आता है कि गैर बराबरी जो असमानता है उसके लिए सामाजिक न्याय की जरूरत है। लेकिन भारत में जब हम बात करते हैं, इस गैर बराबरी असमानता का एक बड़ा कारण है जाति। जो यहाँ की जाति व्यवस्था है वो बड़ा कारण है। और उसको साहू जी महाराज ने 1902 में ही चिन्हित किया था और उन्होंने आरक्षण की बात कही। और जो एक लंबे सिलसिले में आते हुए आजाद भारत में SC ST को मिलता है और मंडल कमीशन के द्वारा OBC को मिलता है, और वो भी पूरा नहीं मिलता है। अब बात हम इस बात पे करें कि पूरा का पूरा आज हम बात कर रहे थे, भी श्री राम चचा बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि हम वर्गीकरण करेंगे और हम इसमें क्रीमी लेयर मतलब कि मलाई खाने वाला एक तबका। मामला सवाल इस बात का है कि इस मुल्क में एक बड़ी आबादी, बहुजन आबादी है, और वो मांग रही है अपना हक, इंसाफ, कि हमको इस देश में आप प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन का अधिकार हमको दीजिए। लेकिन ये मुल्क में ये तय नहीं हो पा रहा है। जिसकी आबादी इतनी बड़ी है उसको तय नहीं किया जा रहा है। और जब
ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है तो उसमें ला दिया जाता है कि 50% के ऊपर ये नहीं जाएगा, और इसमें भी क्रीमी लेयर की बात हुई। और वो बात जब हम बात करते हैं कि क्रीमी लेयर, तो आप समझिए कि वही क्रीमी लेयर आज SC ST में भी ये बात कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जिस क्रीमी लेयर पे हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पिता इंजीनियर थे, रिटायर्ड हो गए, मेरे दोनों भाई नौकरी नहीं करते हैं, तो क्या मेरा जीवन स्तर मेरे पिता का जीवन स्तर होगा? अगर ये नहीं हो सकता है, अगर ये मानता है सरकार कि इस देश में अगर एक आदमी को नौकरी मिल गई तो उसकी नस्लें सुधर गई, उसका मैं हो गया, तो भाई फिर EWS क्यों दे रहे हो? इस देश में सवर्णों को रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? सवर्णों के पास इस देश में आज भी सवर्ण तबके के बाद 31% जमीनों नहीं, 41 से 45% जमीनों पे कब्जा है, और जो ओबीसी है उसका कब्जा 31% है, और मुसलमान का कब्जा 8% है, और दलितों का 11%। और मुझे लगता है कि वो भी कब्जे में नहीं होगा, बहुत सारा इस देश में कब्जा दलित अभी तक नहीं कर पाया जमीनों पे। तो मतलब कि एक तबका जिसको लंबे समय से वो राज कर रहा था, और वो पिछले 70-75 साल में वो गरीब हो गया, और 70-75 साल में गरीब हो गया, और आप कह रहे हैं कि उसको हम रिजर्वेशन देने के लिए जो रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया बनाया इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में, उसके भी पार जाकर के आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, इनको तो ये तो गरीब हो गए, इनको आप रिजर्वेशन दे दीजिए। और इसमें कह रहे हो कि एक बार नौकरी पा गया तो क्रिमिनल हो गया। वो हमला, पिछला हमला ओबीसी पे हुआ था, उसको उस दौर में क्योंकि जरूरत थी उसमें लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उनका मन बढ़ गया। अब मन बढ़ते हुए अब कह रहे हैं कि SC ST में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का सवाल, वर्गीकरण का जो पूरा सवाल है, ये वर्गीकरण का सवाल करके इस बात को कहना चाहते हैं कि एक तबका जैसे उत्तर प्रदेश में आया कि पिछले जो 2017 में यहाँ पर गवर्नमेंट बनी, यही था ना कि 2 जातियों को छोड़ दीजिए और सबको जोड़ लीजिए, और इसके नाम पर इन्होंने राज कर लिया। वर्गीकरण का जो सवाल है, उस वर्गीकरण के सवाल में जातियों पे आरोप लगता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो बात आती है कि यादवों ने सबसे ज्यादा माने कि आरक्षण की मलाई खाई। सवाल इस बात का है कि आखिर में यादव, कुर्मी, कुशवाहा, इन जातियों ने, या फिर दलित में चमार जाति ने, पासी ने, आखिर में ये वो क्यों रिजर्वेशन का लाभ ले लिए? उसके कारण में जब जाएंगे तो वे देखेंगे कि लैंड रिलेशन, उसका जमीनों पे उसका कब्जा था। जमीन एक बड़े पैमाने पर यादव, कुर्मी, कुशवाहा के पास जमीनें थी, और वहीं पर पासी, चमार जो जातियां थी, इनके पास जो उनका काम धाम था, इससे उनकी आजीविका थी। तो मतलब उनका क्या था कि हमारा जो यादव समाज है या कुर्मी समाज है, उसने अब अपने 2 बोरिया बेचा, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में लड़के को पढ़ने को भेज दिया, या फिर दलित समाज में भी उसकी आजीविका का साधन था। मतलब कि इस देश में जो तबका गरीबी से ऊपर आएगा और कुछ शिक्षा मिलेगी, वो इस देश में सरकारी नौकरियों पे कब्जा करेगा। सवाल कहां फेल हुआ? इस देश में 90 के बाद क्या उसके पहले भी आप देख लीजिए कि गरीबी उन्मूलन का पूरा कार्यक्रम फेल हो गया। और अभी पिछले दिनों कोरोना के बाद इस देश में एक बड़ा आंकड़ा आया है, मैं साफ कह रहा हूं, जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम विकसित भारत यात्रा, अभी आजकल चुनाव के बाद जो है अमृत काल और विकसित वो भारत वाला वो सब गायब हो गया है। नहीं तो विकसित भारत, और सब प्रधान जी लोग विकसित भारत के लिए साफ सफाई करवा करके उसकी यात्रा आती थी। इस देश दुनिया में एक सर्वे आया है कि जो 5 बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और उसमें भारत टॉप 1 पे है, उसमें जो आधुनिक दास्ता के जब आप टर्म को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो कहता है कि जबरन गरीबी, जबरन मजदूरी या जबरन शादी। तो मतलब मेरा साफ कहना है कि जो ये पूरा का पूरा सवाल है क्रीमी लेयर का, तो क्रीमी लेयर का सवाल कहीं से भी ये नहीं टिकता है।
दूसरा सवाल जो वर्गीकरण का है, वर्गीकरण का भी सवाल नहीं टिकता है। ये दरअसल ये कहने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने मलाई खा ली और आप नहीं खा पाए, ये इसलिए कि इन्होंने मलाई खाई। नहीं, आपके यहाँ गरीबी और उच्च शिक्षा का जो सरकार का जो कार्यक्रम था वो फेल कर गया। और नई हमको बात करना पड़ेगा, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी में जो उन्होंने जो बीए का पूरा पैटर्न लाया है, आने वाले दिनों में इस देश में जो गरीब तबका है, क्योंकि जो हमारे गांव का किसान है उसका जो लड़का लड़की है उसको घर का काम करके, खेत का काम करके भी जाना है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब जाएंगे तो उसमें लगातार ड्रॉप आउट बढ़ता जाएगा। तो मतलब जो आप वर्गीकरण का बात कर रहे हैं उससे इस समाज का भला नहीं होने वाला है। तो आखिर में हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, मूल 2-3 बातों में बात करते हुए आते हैं कि हमारे देश में मुख्य सवाल है कि इस देश में आज का मुझे लगता है सवाल है वो जातिगत जनगणना का सवाल है। अभी पिछले दिनों 15-20 दिनों पहले मैंने पढ़ा कि 2025 में जो है पशु गणना होने जा रही है। अगर पशु गणना हो सकती है तो जातिगत जनगणना में आखिर क्या दिक्कत है? और जातिगत जनगणना में एससी और एसटी की गणना होती है, एक ओबीसी के कॉलम की ही बात आ रही है। और जातिगत जनगणना पे एक छोटा सा पीछे थोड़ा समझाते हुए देखें कि जब ये सवाल 2008 में अली अनवर साहब, मुझे जहां तक याद है कि सदन में ये सवाल जातिगत जनगणना का इस दौर का जो सवाल इस दौर में उभरा, तो उस दौर में पसमानदा मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए सवाल उभरा। उसके बाद मीडिया के लोग, अली अनवर साहब बताते हैं कि उसी समय मीडिया के लोग, तमाम लोग जो सामाजिक न्याय की और में पार्टियां हैं उनके नेताओं से, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, तमाम लोगों से बात करते हैं। और उसी दौर में ये जातिगत जनगणना का बात आती है। यही कांग्रेस जो बात आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना की, इन्होंने जो जनगणना 2011 में करवाई उसमें जनगणना के साथ जातिगत जनगणना नहीं करवाई, उसमें इन्होंने एससीसी के तहत वो जनगणना हुई। और उस जनगणना के जो रिपोर्ट आनी थी, उस रिपोर्ट को आते वो भाजपा के एनडीए के गवर्नमेंट में आई। और एनडीए के गवर्नमेंट में जब वो रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को हम जारी नहीं करेंगे। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात आती है कि वो कह रहे हैं कि हम इसके आधार पर कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं। और ये बात उस दौर में भी जब आई थी कि जब काका कालेलकर के समय भी कि बार कि इन जातियों की संख्या नहीं बताई जा रही है। साफ तौर पर है कि सत्ता संसाधनों पे जो कब्जे का सवाल है, हिस्सेदारी भागीदारी का सवाल है, उससे आप इस समाज को दूर करना चाहते हैं, इसको लगातार लूटते रहना चाहते हैं। और एक उसके बाद जब सवाल सदन में उठा तो अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। और उस कमेटी के जो बाद में मालूम चला कि अरविंद पनगड़िया कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाने चले गए। और फिर ये सवाल फिर से उभरा और मुझे लगता है 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ओबीसी गणना कराएंगे। तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा कि हम ओबीसी गणना नहीं चाहते हैं, हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। हम ये सवाल नहीं कर रहे कि ओबीसी की संख्या कितनी है। आमतौर पे हम जो बोलते हैं, हम यादव हैं तो हम बोलते हैं, लोग कहते हैं अपनी संख्या जानना चाहते हैं कि कितनी संख्या है। हम ये नहीं चाहते थे। जातिगत जनगणना दरअसल जो हिस्सेदारी भागीदारी का सवाल है, उन सवालों को इस देश में तय होना है, जो नहीं हो पा रहा है वो उसको आगे बढ़ाएगी। इसके बाद यही सरकार 2019 में कह देती है कि नहीं, हम जातिगत जनगणना नहीं कर सकते हैं। और इस देश में एक बड़ा बवाल ला दिया गया एनआरसी का, सीए का। और इस देश में इसके बाद कोरोना आ गया और अब तक जनगणना नहीं हो पा रही है। दरअसल जो सीए एनआरसी का जो पूरा सवाल था, उस सवाल को भी आप देखेंगे तो नागरिकता का हक ही छीनने का सवाल था। आज इस मुल्क में आप सोचिए कि इस मुल्क में आप ओबीसी इतनी बड़ी आबादी है, वो देखा जाए तो उसकी जब अगर आप जनसंख्या नहीं गिनती नहीं कर रहे हैं तो मतलब उसको नागरिक ही नहीं मान रहे कि उसको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल जो इस मुल्क का सवाल है वो जातिगत जनगणना का सवाल है।
और जातिगत जनगणना का सवाल मंडल कमीशन में भी जब बीपी मंडल साहब ने रिपोर्ट रखा तो उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मतलब ये नहीं था कि हम रिपोर्ट में बहुत सारी और बड़ी बातें थी। और इस मुल्क में एक बड़ा सवाल है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट की संपूर्ण सिफारिशों को लागू किया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर इस दौर में जो बात हो रही है कि इस दौर का सब पेरियार साहब हम याद कर रहे हैं, तो इस दौर में हमको जातिगत जनगणना के लिए और मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करने के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों देखिए कि भारत बंद हुआ, बड़े पैमाने पे भारत बंद हुआ, हर तहसील में 5,000 10,000 लोग थे। लेकिन क्या आने लगी, यूट्यूब पे चलने लगा। अभी ये चल रहा है आंदोलन और यूट्यूब पे चलने लगा भारत बंद बेअसर, भारत बंद बेअसर। और सुबह सुबह हमारे उजाला से लेकर दैनिक जागरण भारत बंद बेअसर। अरे क्या माने कि कहां पर इतने बड़े पैमाने, चूंकि आप मीडिया से उसको हैंडल करना चाहते थे, उसको बेअसर करना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पूरा सवाल है इसने बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ा है। और इस समय जो पूरा का पूरा नैरेटिव है, आज जो बहुजन राजनीति है, जो सोशल जस्टिस की राजनीति है, उसके इर्द गिर्द है। और आज पिछले दिनों जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, आज उसी हाईकोर्ट को आपकी बातों को सुनना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको इस दौर में इन सवालों को लेकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक वे पे अभी चाचा बात कर रहे थे कि नॉट फॉर सुटेबल, मतलब आप तय करेंगे कि हम सुटेबल है कि नहीं। और इसी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में 3300 दरोगा की भर्ती हुई और 800 SC/ST जो है उनको कहा गया नॉट फॉर सुटेबल। और उसी दौर में भीमा कोरेगांव एक घटना होती है, वहां पर दलितों ने अपने सम्मान में कार्यक्रम रखा था, इस पर हमला हुआ और उसमें तमाम इस देश के बुद्धिजीवी आज भी जेलों में बंद हैं। और उसमें कहा गया कि नहीं दलित तो वहां पर आतंकवादी एक्टिविटी कर रहा था, वो तो वहां पर उग्रवाद फैला रहा था। मतलब वहां पर बहुत पावरफुल हो गया है। आदिवासी जब अपने हक हुकूक की बात करता है तो कह देते हैं कि नहीं तो नक्सलाइट है, माओवादी है। लेकिन जब वो कह रहा है कि नहीं हमको भर्ती चाहिए, नौकरी चाहिए, कहने नहीं आप तो सूटेबल ही नहीं है कि दरोगा और बन सकते हैं, आप अधिकारी बन सकते हैं। तो लगातार ये व्यवस्था के तहत हमारे पर हमला किया जा रहा है। और हम लोग आगामी दिनों में एक कार्यक्रम लिए हैं कि अक्टूबर सितंबर के खत्म होने के बाद अक्टूबर से जब बरसात थोड़ा कम हो जाएगी तो जातिगत जनगणना को लेकर और मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करने को लेकर गांव-गांव एक पदयात्रा निकालने का एक अभियान चलाया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि गुलशन जी और श्री राम चाचा के सहयोग से यहाँ पर भी, इस इलाके में भी वो अभियान चले। और हम अपनी बात को समाप्त करते हुए एक सूचना देते हैं कि यहाँ पर एक बिलवाई में एक खैरुद्दीनपुर एक जगह है, वहां पर NH के नाम पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। और वहां पर उनको नोटिस दे दिया गया है कि आपका भूमधिग्रहण किया जाएगा। वो भी एक लड़ाई चल रही है। 9 तारीख को वहां पर एक किसान पंचायत है। हम आप सभी से विनम्र गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग उस पंचायत में आइए। और 15 तारीख को यहाँ पर शहर में जो है, जो हाफिजपुर चौराहा है, भगत सिंह की मूर्ति जहाँ पर है, उसी के बगल में एक पंचायत भवन है। वहां पर जो रामास्वामी पेरियार की जयंती को याद में 15 तारीख को रविवार पर एक कार्यक्रम है, तो उसमें भी आप लोग जरूर वक्त निकालिए। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।